प्यारे बच्चों, मेरे चैनल मैथ्स विद साहिद अंसारी में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज हम कक्षा 9वीं में आए विज्ञान विषय के रिवीजन टेस्ट 2020 में आए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसमें हम प्रत्येक प्रश्न जो कि अथवा में भी पूछे गए थे उनकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कई आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया लेकिन उस कई प्रश्नों के आंसर गलत हैं या विकल्प के आंसर गलत है। तो इसमें हम आपको सटीक आंसर पूरे प्रश्नों के देने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। और आप इन प्रश्नों को कॉपी में लिखकर आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको कॉपी में लिखिए और फिर उसके बाद इनको याद कीजिए। भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न आपको उपयोगी साबित होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न यहाँ पर, जिसमें सही विकल्प चुनकर हमें लिखना था। सबसे पहला प्रश्न था कोशिका का पावर हाउस है, तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया का आंसर सही था। दूसरा प्रश्न था यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो यहाँ रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो खा आंसर सही है, दूध से दही का बनना। इसके बाद तीसरा प्रश्न था कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो यहाँ पे हम परिभाषा याद करें हैं कि कार्य करने की क्षमता हमारी कहलाती है शक्ति, तो गा आंसर इसका सही है। इसके बाद त्वरण का एसआई मात्रक, तो यहाँ पे हम त्वरण के एसआई मात्रक की बात करें तो इसका सही आंसर है ms⁻²। इसके बाद पांचवा प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ इसका सही आंसर है घा निमोनिया। इसके बाद आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें सही विकल्प से रिक्त स्थान भरना था। तो पहला प्रश्न है सोडियम का संकेत। सोडियम का संकेत हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर Na होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है खालिस्तान में द्वार कोशिकाएं होती हैं, तो हम जानते ही हैं कि स्टोमेटा या कुछ कहीं कहीं रंध्र की बात करते हैं, तो इसमें द्वार कोशिकाएं होती हैं। और वेग परिवर्तन की दर को खालिस्तान कहते हैं, तो यहाँ पे त्वरण कहते हैं। और बल का एसआई मात्रक, चौथा प्रश्न है बल का एसआई मात्रक खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर है न्यूटन। इसके बाद जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे जल को हम यदि गर्म करते हैं तो उबलने लगता है, इसको हम इसका क्वथनांक कहते हैं। और यदि जल जमने लग जाए बर्फ़ के रूप में तो उसको हम उसका हिमांक कहते हैं, उसका सही आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आपको सही जोड़ी पूछी गई थी, तो सही जोड़ी के अंतर्गत आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है न्यूटन संबंधित है गति के नियम, हमने पढ़ा ही है कि न्यूटन गति के नियम से संबंधित है, तो पहले का ई हो गया। दूसरा है कोशिका भित्ति जो आंसर है आपका, इसका सही जोड़ी पादप कोशिका से संबंधित है, तो ये आपका एफ हो गया। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण डी आंसर सही है, हरित लवक। इसके बाद लोहे में जंग लगना, तो हम जानते हैं कि ये एक रासायनिक क्रिया है। और इसके बाद कोशिका की खोज, ए आंसर इसका होगा, तो रॉबर्ट हुक हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पूछा गया था कि एक शब्द में हमें या एक वाक्य में उत्तर लिखना था, तो द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर है ठोस अवस्था। इसके बाद दूसरा प्रश्न था कि पौधे में किस ऊतक के द्वारा जल तथा खनिज का संवहन होता है, तो इसका सही आंसर है फ्लोएम। इसके बाद तीसरा प्रश्न था सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, तो सदिश राशियाँ हम परिभाषित करते हैं वे राशियाँ जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हों, तो उनको हम सदिश राशियाँ कहते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न है संवेग क्या है, तो इसका सही आंसर है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, अर्थात द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है, तो इसका सही आंसर है राइबोसोम में होता है। इसके बाद आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, जो कि 2 अंक के 5 प्रश्न थे। हम पूरे प्रश्नों की यहाँ चर्चा करेंगे, कोई भी प्रश्न बाकी नहीं रहेगा। और लघुत्तरीय प्रश्न में 3 अंक वाले प्रश्न पूछे गए थे, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 4 अंक वाले, और अति दीर्घोत्तरीय में 5 अंक वाले आपके 3 प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे। तो आइए अब हम यहाँ पे इनको सरल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 5 भौतिक परिवर्तन कैसे कहते हैं, यहाँ पे एक उदाहरण भी देना था, तो इसका ये आप देख रहे हैं आंसर। यहाँ पे भौतिक परिवर्तन कैसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे पुनः वापस उसी अवस्था में बदला ना जा सके, होने वाले परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण जल से बर्फ का बनना। इसके बाद इसी के अथवा में जो प्रश्न पूछा गया था, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं,
एक उदाहरण दीजिए। तो इसका सही आंसर था यहाँ पे, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, या जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित उसका गुण और उसका बदल जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसका उदाहरण है लोहे में जंग लगना या दूध का फटना। इसके बाद अगला प्रश्न था प्रश्न क्रमांक 6, वाष्पीकरण से क्या समझते हो? तो द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, और द्रव का वाष्पीकरण, भाप में बदलना, ये वाष्पीकरण कहलाता है, जल का भाप में बदलना। इसके बाद अथवा में जो प्रश्न पूछा गया था, ऊर्ध्वपातन क्या है? तो किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले गैस में परिवर्तित होने की क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कपूर का जलना। इसके बाद 7वां प्रश्न पूछा गया था कि वेग एवं चाल में कोई या दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो अंतर दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला अंतर था वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं, और इसमें चाल की परिभाषा लिखे थे हमने, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। इसमें दूसरा इसका अंतर था, एक वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है। इसके अथवा में पूछा गया था कि दूरी एवं विस्थापन में कोई दो अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दूरी और विस्थापन में दो अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहला अंतर था इसमें वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है, और वस्तु की आरंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। दूसरा था यह अदिश राशि है और यह सदिश राशि है। इसके बाद अगला प्रश्न था कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहते हैं? तो इसका सही आंसर था क्योंकि ये कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, और सभी पदार्थों को नहीं, यह अन्य पदार्थों को भी रोकती है। इसके बाद अथवा में प्रश्न आया था कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो इसका सही आंसर था क्योंकि एक अकेली कोशिका एक संपूर्ण जीव को बना सकती है। प्रत्येक कोशिका को अपनी एक संरचना होती है, और कोशिका के कोशिका द्रव्य में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका अंगों के कारण कोई कोशिका जीवित रहती है और अपने समस्त कार्य करती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पूछा गया था आपको, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो यहाँ पे हमें संवेग संरक्षण का नियम लिखना था, किसी वस्तु पर आरोपित सभी बलों का मान शून्य है, अर्थात परिणामी बल का मान शून्य है, उस वस्तु के संवेग का मान स्थिर रहता है, इसी को हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसके बाद अथवा में प्रश्न पूछा गया था कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए। तो यहाँ पे हम द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और उसकी संवेग परिवर्तन की दिशा वही है जो बल की है, अर्थात F बराबर ma लिखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न था प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो इसका सही आंसर था लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम कोशिका में पूरी कोशिका का ही पाचन कर देते हैं, अथवा लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। कोशिकी उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फूट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। तो इसका इस तरीके से हमें आंसर लिखना था। इसके बाद अथवा में प्रश्न पूछा गया था, रिक्तिका के कोई 3 कार्य बताइए। तो रिक्तिका को एक स्फीति प्रदान करती है, और यह जल और भोजन उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण करती है, और इसमें घुले रंगीन पदार्थों पुष्पों को आकर्षित रंग प्रदान करते हैं, जैसे एंथोसाइनिन और टैनिन। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 11 आपको पूछा गया था कि निम्न के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र MgCl2 होता है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है, और कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस। इसके बाद अथवा में प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित सूत्रों को प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। तो यहाँ जो सूत्र दिए गए थे उसके यौगिक के नाम हमें लिखना था। तो सबसे पहला था K2SO4, इसको हम पोटेशियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। CaCO3 हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, और KNO3 इसको हम पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपका प्रश्न क्रमांक 12, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? तो इसका सही आंसर था, किसी पदार्थ का ताप बढ़ने पर वह एक निश्चित ताप पर अवस्था में परिवर्तन करके दूसरी भौतिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। अब इसका ताप स्थिर रहता है क्योंकि अब समस्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में काम आती है, तथा यह तब तक रहता है जब तक कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूर्ण रूप से ना बदल जाए। ऐसी ऊष्मा को हम पदार्थ की गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। इसके बाद प्रश्न का अथवा में प्रश्न आया था कि
पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पे हमने विभिन्न इस आधार लिए हैं। पदार्थ तीन प्रकार के यहाँ पे, ठोस, द्रव और गैस। तो आकार, यहाँ पे ठोस का आकार निश्चित रहता है, द्रव का अनिश्चित होता है और गैस का भी अनिश्चित होता है। आयतन की बात करते हैं तो निश्चित होता है ठोस में आयतन, द्रव में निश्चित होता है लेकिन गैस में अनिश्चित होता है इसका आयतन। घनत्व की बात करें तो ठोस में अधिक और यहाँ पे द्रव में ठोस की अपेक्षा कम और गैस में सबसे कम होता है। दाब का प्रभाव की बात करें तो बहुत कम होता है और ठोस की अपेक्षा अधिक होता है यहाँ पे, और यहाँ पे गैस में बहुत अधिक होता है। आणविक संरचना की बात करें तो अणु अत्यधिक निकट होते हैं ठोस में, और द्रव में ठोस से अधिक दूरी पर होते हैं, और यहाँ पे गैस में अणुओं के मध्य की जो दूरी होती है बहुत अधिक होती है। इसके उदाहरण हो सकते हैं, ठोस के उदाहरण लोहा, पत्थर, हीरा इत्यादि, और जल, मरकरी, बेंजीन ये द्रव के उदाहरण होंगे। H2N2 ये सभी गैस के उदाहरण। तो इस प्रकार से इसके अंतर हमको स्पष्ट करना था। तो आप इसका चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि परीक्षा में पूछा गया था। लाइसोसेम के कोई 3 कार्य लिखिए। तो इसका ऐसा ही उत्तर यहाँ पे देना था हमें। ये कोशिका में पाए जाने वाले अपशिष्टों का स्त्रावण एवं संग्रहण करते हैं। दूसरा मुख्य कार्य पाचन करना है। दूसरा कार्य अंतः कोशिका पाचन है। इसका चौथा आप लिख सकते थे, ये मृत और पुरानी कोशिका का भक्षण करते हैं। और पांचवा, ये उपवास या रोग की स्थिति में शरीर का पोषण देते हैं, शरीर को पोषण देते हैं। तो इसके बाद इसके अथवा में प्रश्न जो आया था, आप माइटोकॉन्ड्रिया के कोई 3 कार्य लिखना था। तो इसका सही आंसर इस तरीके से आप दे सकते थे। इसे हम जानते हैं कि कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर भी कहते हैं, और ऑक्सीजन के द्वारा निकलने वाली ऊर्जा को अणु और ऊर्जा में तोड़ता है। दूसरा, ये क्रेब्स चक्र पूरा करता है, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज अणु 2 पायरुविक अणु टूट जाता है। तीसरा इसका लिख सकते थे, यह प्रकाशीय श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाला एक प्रमुख कोशिकांग है। इसके बाद 14वां प्रश्न आपको आया था कि हृदय पेशी का चित्र बनाकर उसके लक्षण लिखिए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से चित्र आपको बनाना था हृदय पेशी का, और इसके बाद इसके लक्षण आप लिख सकते थे कि यह अनैच्छिक पेशी होती है। दूसरा, यह जीवन और उपलब्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। तीसरा, इन पेशियों की कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली एक केंद्री होती है। इसके बाद इसी के अथवा में पूछा गया था प्रश्न कि रंध्र क्या है, रंध्र के कार्य लिखिए। तो इसका सही उत्तर आपको देना था, रंध्र प्रकाश संश्लेषण तथा स्वरंसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान में सहायक होता है। पत्ती की बाह्य त्वचा में उपस्थित होता है। इसका कार्य हो सकता है वाष्पोत्सर्जन में सहायता प्रदान करना। दूसरा, पर्ण की आंतरिक, पर्ण यहाँ हम बात करें पत्तियों के विषय में, आंतरिक ऊतक एवं बाह्य वातावरण के मध्य गैसीय विनिमय का कार्य करना। तो इस प्रकार से आप इसके रंध्र के बारे में लिख सकते थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 में आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राफेल में 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। तो राइफल के प्रारंभिक को प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हमको राइफल का द्रव्यमान ज्ञात है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 kg, और गोली का द्रव्यमान यहाँ पे 50 ग्राम। इसको हम kg में परिवर्तित करेंगे, तो क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं तो हम 1000 का इसमें भाग दे देंगे, ये यहाँ पे kg में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे गोली का वेग भी हमें ज्ञात है 35 मीटर प्रति सेकंड, और राइफल का प्रतिक्षेपित वेग हमें ज्ञात करना है। इसके बाद हम यहाँ पे मान लेते हैं कि राइफल का संवेग mv तथा गोली का संवेग mv ले लेते हैं। तो संवेग संरक्षण के नियम से हम यहाँ पे राइफल का संवेग और गोली के संवेग को बराबर लिखेंगे, और फिर यहाँ पे इनके मान रखेंगे। यहाँ पे हमें v के मान की गणना करनी है। तो यहाँ पे सरल करने पर 50/1000 गुणित 35 हो जाएगा। इसे हम सरल करेंगे, और इसको सरल करके ये 4 का यहाँ पे हम पक्षांतर कर दिए हैं, और इसको सरल करें तो 0.437 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर हमें ज्ञात हो जाएगा कि राइफल का प्रतिक्षेपित वेग। इसके बाद अथवा में प्रश्न पूछा गया था कि यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो स्पष्ट करना है कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूटन का गति का द्वितीय नियम
हम जानते हैं, अभी हमने ऊपर आपको बताया भी है, तो इसमें प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो घोड़ा गाड़ी खींचते समय अपनी पिछली टांगों से जमीन को पीछे की ओर धक्का देता है, जिससे प्रतिक्रिया स्वरूप जमीन आगे की ओर धक्का लगाती है, जिससे घोड़ा गाड़ी को खींच पाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 की बात करते हैं हम। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताना था। तो यहाँ पे अंतर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको। सबसे पहला अंतर है यहाँ पे आकार प्राय छोटा होता है और यहाँ पे आकार प्राय बड़ा होता है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर आप देख रहे हैं। दूसरा अंतर, केंद्रिका अनुपस्थित होती है इसमें और इसमें केंद्रिका उपस्थित होती है। और तीसरा अंतर है, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं और झिल्ली युक्त कोशिका अंगक माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। तो इसके बाद इसके अथवा में यही प्रश्न पूछा गया था कि जंतु एवं पादप कोशिका में 4 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आपको 4 अंतर दिखाई दे रहे हैं जंतु एवं पादप कोशिका में। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं। पहला इसका उत्तर था प्राय लवक नहीं पाए जाते हैं, इसका प्राय लवक पाए जाते हैं। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसमें पाई जाती है। इसमें रिक्तिकाएँ नहीं होती हैं अथवा छोटी होती हैं और इसमें बड़े आकार की पाई जाती हैं। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो ये इनके अंतर लिखना था हमें। इसके बाद इसके 17वें प्रश्न में पूछा गया था कि मिश्रण और यौगिक में कोई 4 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे मिश्रण 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। और इसके बाद मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है और यहाँ पे यौगिक का संगठन सदैव स्थायी होता है। इसमें तीसरा था, इसमें घटकों के गुण धर्म विद्यमान रहते हैं और इसमें घटक सदैव भिन्न होते हैं। और चौथा इसका आप लिख सकते थे कि इसमें घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है और इसमें घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से अंतर लिखना था हमें। इसके बाद इसके अथवा में वास्तविक विलयन कोलाइडी विलयन में अंतर पूछा गया था। तो आप यहाँ देख रहे हैं वास्तविक एवं कोलाइडी विलयन में अंतर। यह समांगी विलयन होता है वास्तविक विलयन और यह विसमांगी विलयन होता है। इसमें कणों का आकार 1 μm होता है से कम होता है और इसमें 1 से लेके 1000 तक होता है। टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है और यहाँ पे टिंडल प्रभाव दर्शाता है। विसरण तीव्र गति से होता है, विसरण धीमी गति से होता है। यहाँ पे उदाहरण इसका आप चीनी का जलीय विलयन ले सकते हैं और यहाँ पे स्टार्च का जलीय विलयन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इसमें अंतर लिखना था हमें। इसके बाद 18वां प्रश्न, पादप कोशिका का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र हमें बनाना था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पादप कोशिका का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र। इसके बाद इसके अथवा में तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र हमें बनाना था। प्रश्न क्रमांक 19 में समांगी एवं विसमांगी मिश्रण में अंतर हमें लिखना था। तो यहाँ पे समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में अंतर आप देख रहे हैं। समांगी मिश्रण की बनावट प्रत्येक स्थान पर समान होती है और इसमें विसमांगी में भौतिक दृष्टि से पृथक होती है और इसमें संगठन समान होता है और इसमें संगठन समान नहीं होता है। उदाहरण हो सकता है इसका चीनी व जल का मिश्रण, हवा इत्यादि। इसके उदाहरण हो सकते हैं मिट्टी, चट्टान, जल और तेल का मिश्रण इत्यादि। इसके बाद इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित तापमान को डिग्री सेल्सियस में हमें बदलना था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न 1 में दिया गया था 300 के। तो यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि केल्विन और सेल्सियस में क्या संबंध होता है, तो यहाँ पे हमने देखा कि के बराबर सी प्लस 273। अब यदि हम 273 का इधर पक्षांतर कर दें तो सी का मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे सेल्सियस में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 300 के में से 273 को घटाना पड़ेगा, जिससे हमारा 27 डिग्री सेल्सियस आंसर निकल आएगा। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसके दूसरे प्रश्न में 573 के था, तो इसको डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 को घटा देंगे। इसका सही आंसर जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आप देख रहे हैं 20वां प्रश्न, गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी की स्थापना करनी थी। तो माना यहाँ पे हमने वस्तु का प्रारंभिक वेग u मान लिए, d समय के बाद उसका वेग v हो जाता है और वस्तु में उत्पन्न त्वरण यदि a है, तब इस स्थिति में हम जानते हैं कि त्वरण वेग में परिवर्तन है और बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन से तात्पर्य अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग से और यहाँ पे समय अंतराल अर्थात अंतिम समय ऋण प्रारंभिक समय। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, v अंतिम वेग माने थे और u को हमने प्रारंभिक वेग माने थे, तो v माइनस यू बराबर बटे t माइनस 0, क्योंकि अंतिम समय t है और
प्रारंभिक वेग जब हमने चलना प्रारंभ नहीं किया था तो उस समय 0 था। इसके बाद इसको सरल कर लेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सरल करने पर यहाँ पर a बराबर v माइनस यू बटे टी, इसका पक्षांतर करेंगे, टी का a में गुणा होकर यहाँ पे at हो जाएगा, और फिर हम u का पक्षांतर करेंगे यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं हम u प्लस ए टी। तो v बराबर u प्लस ए टी, ये प्रथम आपका समीकरण हो जाएगा, गति का प्रथम समीकरण की स्थापना हो गई। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे गति के द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की स्थापना करनी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि प्रथम समीकरण को हल करते समय हमने मान लिए थे कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u, t समय पश्चात अंतिम वेग v और वस्तु में उत्पन्न त्वरण a है और दूरी s है। तो यहाँ पे हमने जैसा कि प्रथम समीकरण को सरल किया, इसको समीकरण नंबर 1 हम दे दें, और औसत वेग चूंकि हम जानते हैं कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का योग करके उसको दो से विभाजित करेंगे, और फिर यहाँ पे औसत वेग निकालना है तो v बराबर क्या होगा u प्लस वी बटे 2। इसे हम सरल करेंगे समीकरण नंबर 2 लिख के। अब चूंकि वेग बराबर s बटे टी होता है, दूरी बटे समय, तो यहाँ समीकरण 3 आ गया हमारा। अब इन दोनों की तुलना करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। तो जैसे ही हम तुलना करते हैं तो आप देख रहे हैं तुलना करने पर दोनों राइट हैंड साइड इसके बराबर हो जाते हैं, तो v प्लस यू बटे 2 हो गया बटे एस बटे टी। यहाँ पे समीकरण 1 में जो मान हमें ज्ञात था, आपने देखा था कि v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो ये जो मान है हमने यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया और इसको सरल करेंगे। t का यहाँ पे इसको u में u का योग करेंगे तो 2u हो जाएगा, 2u प्लस ए टी बटे 2 बराबर एस बटे टी। और फिर यहाँ से हम इसको यदि सरल कर लें तो तिर्यक गुणा यहाँ करना पड़ेगा, तो t का यहाँ गुणा करेंगे और 2 से पूरे समीकरण में भाग दे देंगे, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम इसको सरल कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 में जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर हमें लिखना था, स्पष्ट करना था। तो जाइलम पहला अंतर था कि जल और उसमें घुले लवणों का सम्वहन होता है और इसमें पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों का सम्वहन होता है। इसके बाद दूसरा अंतर था, यह निर्जीव ऊतक है और यह सजीव ऊतक है, और इसमें मुख्यतः संबंधन नलिकाएं होती हैं और इसमें चालनी नलिकाएं होती हैं। इसके बाद इनकी भित्ति मोटी होती है और इसकी भित्ति कम मोटी होती है। तो ये आपको ये अंतर दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से हमको लिख लेने थे। इसके बाद इसके अथवा में पूछा गया था सरल ऊतक और जटिल ऊतक में अंतर। तो सरल ऊतक और जटिल ऊतक में अंतर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये अंतर दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला अंतर हो गया ये दूसरा अंतर हो गया। ये पहले अंतर में ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये यहाँ पे बने होते हैं, लिखना पड़ेगा। और इसके बाद ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं सरल ऊतक, पैरेन्काइम, कोलेन्काइम तथा स्कूलेन्काइम। और यहाँ पे ये 2 प्रकार के होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। इसके बाद इसका तीसरा अंतर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप लिख लेंगे, ठीक। और इसका चौथा अंतर, आप इसमें कोशिका भित्ति पतली होती है और इसमें कोशिका भित्ति मोटी होती है, ये लिख सकते हैं। तो इसके अंतर हो गए। इसके बाद 22वां प्रश्न पूछा गया था, विसरण और परसरण को समझाइए। तो यहाँ पे विसरण को समझाने के लिए परिभाषित किया गया, किसी विलयन को उसके विलायक अथवा अपेक्षाकृत कम सांद्रण वाले विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक कर देने पर विलायक के अणुओं का विलायक अथवा कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन में अर्धपारगम झिल्ली में से स्वतः होने वाला प्रवाह परसरण कहलाता है। तो यहाँ पे परसरण को परिभाषित किया गया है, और इसमें अणुओं में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं, और यहाँ पे अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। और विसरण में यहाँ हम देख रहे हैं, विसरण की परिभाषा आपको, यहाँ परसरण के विपरीत क्रिया होती है। इनमें कम उच्च सांद्रता वाले से निम्न सांद्रता की ओर यहाँ पे अणु गति करते हैं, और यहाँ पे इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अथवा में प्रश्न दिया गया था आपको कि पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल जो आपस में घुलनशील हैं, मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। तो यहाँ पे ये चित्र बना दिए आपने, और इसको समझाना है कि किस तरीके से हम पेट्रोल मिट्टी के तेल को अलग करेंगे, पृथक करेंगे। इसके बाद इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी विधि होगी। सबसे पहले हम पेट्रोल मिट्टी के तेल के मिश्रण को एक फ्लास्क में ले लेते हैं, इसमें एक थर्मामीटर तापमापी लगाते हैं,
चित्र के अनुसार उपकरण को व्यवस्थित करते हैं और मिश्रण को सावधानीपूर्वक गर्म करते हैं और थर्मोमीटर के पाठ्यांक का अवलोकन करते हैं। इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि पेट्रोल वाष्पीकृत होता है, संघनित होकर एक बर्तन में निकल जाता है और इसको तब तक हम गर्म करते हैं जब तक कि पूरी तरह से पेट्रोल वाष्पीकरण नहीं हो जाता संघनित होकर। और इसके बाद ग्राहक बर्तन को अलग करके मिश्रण को गर्म करना हम बंद कर देंगे और यहाँ पे शेष मिट्टी का तेल फ्लास्क में रह जाता है। इस प्रकार से हम दोनों मिश्रणों को पृथक कर लेते हैं। तो ये थे आपके विज्ञान विषय कक्षा 9वीं के प्रश्न पत्र। और भी हम प्रश्नों की समीक्षा करेंगे, सभी विषयों की समीक्षा करेंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।